बच्चों, प्रिय साथियों, आइए हम आज आपस में इंटरैक्ट करते हैं, कुछ बातों का आदान प्रदान करते हैं, कुछ सीखते हैं, कुछ सिखाते हैं, कुछ बोलते हैं, कुछ सुनते हैं, कुछ बातें करते हैं। बच्चों, आज ये हमारी हिंदी भाषा की प्राथमिक कक्षा है। प्राथमिक यानी पहली कक्षा। कक्षा 1 से कक्षा 8 तक और कक्षा 6 से कक्षा 12वीं तक के लिए भाषा का उपयोगी वस्तु विषय हम आपको परिचित कराना चाहते हैं। इसमें हम व्याकरण की ऐसी छोटी छोटी बातों की चर्चा करेंगे जो हम बोलचाल में और बातें करने के दौरान अक्सर भूल कर देते हैं और भाषा का अर्थ बिगड़ जाता है, अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो इसके दो प्रयोजन हैं। एक तो हम बोलचाल की भाषा में सुधार कर लेंगे, दूसरे अपने पाठ्यक्रम से संबंधित चीज़ों का अवलोकन करेंगे, ग्रहण करेंगे, उसका मनन चिंतन करेंगे, और तीसरे जो विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं वे भी इससे लाभान्वित होंगे, इसका लाभ उठाएंगे और बिल्कुल सहज रूप में, बिल्कुल स्वाभाविक रूप में पाठ्यक्रम को ले करके, पाठ्यक्रम के इतर, पाठ्यक्रम के समानांतर हम अपनी बात को लेकर के चलना चाहते हैं ताकि हमारी बात सरस हो, आपके समझ में आसानी से आ जाए और उसका उपयोग आप अपने दैनंदिन जीवन में और शैक्षिक जीवन में पर्याप्त मात्रा में कर सकें। दोस्तों, हम लोग जो बोलते बतियाते हैं, बातें करते हैं, वो क्या है, उसको हम क्या कहेंगे? हम जो बातें करते हैं वही भाषा है। हिंदी, अंग्रेजी या किसी भाषा को जानने के लिए पहली जानकारी हमें भाषा के विषय में ग्रहण करनी चाहिए। भाषा है क्या चीज़? जो कुछ भी हम बोलते, सुनते हैं, पढ़ते, लिखते हैं, वही भाषा है। बोलते क्या हैं, सुनते क्या हैं, पढ़ते क्या हैं, लिखते क्या हैं? जो हमारे मन में विचार आते हैं, जो हमारे मन में भावनाएं उठती हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं। तो जो भाव और विचार हमारे मन में सूक्ष्म रूप में रहते हैं, जो नहीं दिखते हैं, जिनकी हम कल्पना कर सकते हैं, उन्हीं को स्थूल रूप में यानी दिखाई देने वाले रूप में, दृश्य रूप में जब हम प्रकट करते हैं तो भाषा है। भाषा जब हम बोलते हैं तो वह वायवीय है, हवा में उड़ जाती है, ध्वनियाँ हवा में शामिल हो जाती हैं, वह तो नहीं दिखती हैं। लेकिन जब उसे लिपिबद्ध कर देते हैं, लिख देते हैं, तब वह लिखित भाषा कहलाती है और वह भाषा का लिखित रूप है, दृश्य रूप है, स्थूल रूप है। बच्चों, तो भाषा है क्या चीज़? भाषा जो हमारे मुख से ध्वनियाँ निकलती हैं, वे ध्वनियाँ ही भाषा का रूप धारण करती हैं। यानी भाषा ध्वनियों का वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं। भाषा ध्वनियों का वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों और भावनाओं का परस्पर यानी एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं। अब ये ध्वनियाँ बहुत सारी हो सकती हैं, आएँ बाएँ साएँ भी हो सकती हैं, सार्थक भी हो सकती हैं, निरर्थक भी हो सकती हैं। तो इस परिभाषा में एक चीज़ हमें और जोड़नी पड़ेगी। भाषा उन सार्थक ध्वनियों का माध्यम है, सार्थक ध्वनियों का वह माध्यम जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, जिनके द्वारा हम परस्पर विचारों का आदान प्रदान करते हैं,
वह माध्यम भाषा है। विचार और भाषा में थोड़ा सा अंतर है। विचार हमारे मन में मूक रूप में रहता है, अदृश्य रूप में रहता है। मन में जो विचार उपजते हैं उन्हें हम ध्वनि के संकेतों के माध्यम से व्यक्त करते हैं। किसी भी प्रकार की ध्वनि भाषा नहीं हो सकती है। इंजन की सीटी भाषा नहीं हो सकती है। मोटर कार का हॉर्न भाषा नहीं हो सकती है। उसे एक अलग रूप में समझा जा सकता है कि वह सांकेतिक भाषा है, किंतु हमारे व्याकरण में, भाषा के अध्ययन में, व्याकरण के अध्ययन में भाषा के रूप में वह कहीं सम्मिलित नहीं है। भाषा में ध्वनियों का सार्थक स्वरूप होना चाहिए। ये ध्वनियाँ क ख से लेकर के हिंदी में, हिंदी वर्णमाला में अ से लेकर के ज्ञ तक, अंग्रेजी वर्णमाला में अल्फ़ाबेट में, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में ए से जेड तक है। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में ए से जेड तक 26 वर्ण शामिल हैं। हमारे यहाँ 52 वर्ण हैं। अंग्रेजी भाषा की दोगुनी संख्या। हमारी हिंदी भाषा में जितने वर्ण हैं उनका जो स्वरूप दिया गया है प्रकारांतर से, यानी बहुत समय पहले से, कब से दिया गया इसके विषय में मैं यहाँ नहीं जाना है, हजारों हजार वर्ष पूर्व से वह ध्वनि संकेत आज लिपि के रूप में हमारे बीच जो उपस्थित हैं, क से लेकर के ज्ञ तक, अ से लेकर के अ तक, तो अ का जो स्वरूप है वही स्वरूप हम अ पढ़ते हैं। क का जो स्वरूप है उसे हम क ही पढ़ते हैं। ज्ञ का जो स्वरूप है उसे हम ज्ञ ही पढ़ते हैं। ऐसा अन्य किसी भाषा में, कि अन्य किसी भाषा के वर्णमाला में ऐसी व्यवस्था बहुत मुश्किल से मिलती है। मेरे विचार से हिंदी में जितनी अधिक मिलती है और जितने वैज्ञानिक तरीके से मिलती है, ऐसा स्वरूप अन्यत्र कहीं नहीं दिखाई देता है। ये जो संकेत चिन्ह हमने बनाए हैं, पहले आदिकाल में, आदिम युग में मनुष्य अपने विचारों को कैसे व्यक्त करता था? इतनी बड़ी शब्दावली नहीं थी, इतना अधिक शब्द भंडार नहीं था, इतने ऐसे ऐसे वाक्य नहीं बनते थे। तो कैसे लोग विचार व्यक्त करते थे? संकेतों से व्यक्त करते थे, बोल करके व्यक्त करते थे। उनका कुछ अर्थ होता था, कुछ अर्थ नहीं होता था। धीरे धीरे मनुष्य सभ्यता ने प्रगति की और अक्षरों का विकास हुआ। अक्षरों के विकास के साथ साथ पहले गुरुकुल प्रणाली में गुरु शिक्षा देते थे और सामने बैठकर शिष्य शिक्षा ग्रहण करते थे। तो वहाँ भाषा का माध्यम क्या होता था? भाषा का एक सशक्त माध्यम होता था जिसे लोग बोल करके और सुन करके रटते थे। वेदों की भाषा पहले मौखिक ही थी। गुरु वेदों का उच्चारण करते थे और शिष्य उनको रटते थे, अपने मानस पटल पर अंकित करते थे अभ्यास से। तो ये मौखिक परंपरा फिर धीरे 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 अक्षरों का एक स्वरूप बनाया गया। जैसे क का गोल, हम गोलाकार अंडा करते हैं, खड़ी पाई देते हैं, फिर दुम जैसे दाहिने हाथ में निकालते हैं, ऊपर मात्रा देते हैं। इस तरह का क का स्वरूप बना। इसी तरह सभी वर्णों के एक स्वरूप बने और उन वर्णों का जो उच्चारण होता है उसके लिए निश्चित स्वरूप बने। यानी क का उच्चारण जो हम करते हैं उसके लिए क का एक निश्चित स्वरूप बना। तो इस मौखिक ध्वनि को लिखित रूप में लिखने की विधि को लिपि कहा गया। लिपि क्या है? ध्वनियों का लिखित स्वरूप। ध्वनियों को जब हम लिख लेते हैं तो वही लिपि कहलाती है। यह अलग अलग भाषाओं में अलग अलग है। हम हिंदी में अ एक निश्चित प्रकार से, एक निश्चित रूप से लिखते हैं और अंग्रेजी में अ है ही नहीं, वहाँ अ के लिए ए अक्षर है। ए अक्षर का उच्चारण अ भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, ऐ भी हो सकता है और अ भी हो सकता है। यानी एक ही वर्ण के कई उच्चारण हो सकते हैं। हमारे यहाँ हिंदी भाषा में ऐसा नहीं है। जो वर्ण है लिपि में उसकी
वही उसी स्वरूप की सुनिश्चित व्यवस्था है। तो इस प्रकार हम देखते हैं भाषा के दो स्वरूप हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक भाषा क्या है आप समझ गए होंगे, जो हम बोल करके सुनते हैं या जो हम सुनते हैं और उसके बाद बोलते हैं, ये मौखिक भाषा है। और लिखित भाषा क्या है? लिखित भाषा वह है जिसे हम लिपिबद्ध करते हैं और लिख करके व्यक्त करते हैं। दोनों का अपना अलग अलग महत्व है। मौखिक भाषा आदिकाल से चली आ रही है और आज भी बरकरार है, आज भी वर्तमान है। अगर मौखिक भाषा न होती तो हम घरों में एक दूसरे से कैसे एक गिलास पानी मांगते, बाजार में हम कैसे कोई सामान क्रय करते, कक्षाओं में मेला में सड़कों पर हम कैसे चलते फिरते बोलते बिना बोले बगैर। तो मौखिक भाषा का महत्व तो आदिकाल से था, आज भी उतना ही बना हुआ है। लिखित भाषा एक नया रूप लेकर के आई और इसका व्यापकत्व, इसका विस्तार इतना बढ़ा कि आज सुबह सवेरे आप मोबाइल पर सुप्रभात संदेश दूरस्थ मित्रों को भेजते हैं और दूरस्थ मित्रों द्वारा, दूरस्थ रिश्तेदारों द्वारा आए हुए सुप्रभात के संदेश को देखते हैं, पकड़ते हैं। ये कहाँ से संभव होता अगर लिखित भाषा न होती? सुबह सवेरे आप देखते होंगे कि आपके पिताजी, दादाजी अखबार लेके बैठ गए हैं। अगर लिखित भाषा का स्वरूप हमें न ज्ञात होता तो अखबार कैसे पढ़ते, अखबारों में देश दुनिया की खबरें कैसे जानते? बहुत सारी पुस्तकें लिखी हुई हैं, पुस्तकालयों में 1000-2000 नहीं, लाख 2 लाख नहीं, दसों लाख असंख्य पुस्तकें भरी पड़ी हुई हैं। और भारत में ही नहीं, दुनिया के देशों में बड़े बड़े पुस्तकालयों में बड़ी संख्या में पुस्तकें संग्रहित हैं। आप पुस्तकालय में जा कर के कोई भी पुस्तक उठा करके पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, उसमें जो लिखा हुआ स्वरूप है उसका ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ये कैसे संभव होता अगर लिखित भाषा न होती तो भाषा के दोनों स्वरूपों का अपनी अपनी जगह अपना अलग अलग महत्व है। आप चिट्ठी कैसे लिखते, अपनी बातों को, अपने लेख को कैसे लिखते, ये सारी बातें लिखित भाषा से संभव होती हैं। सांकेतिक भाषा का अभी थोड़ी देर पहले मैंने जिक्र किया था। आप मुर्गा बोलता है कुकड़ू को सुबह सवेरे, तो आप समझ जाते हैं कि भोर हो गई है या सुबह होने वाली है। तोता बोलता है, तोते को पढ़ाया जाता है सीताराम सीताराम, तो तोता सीताराम सीताराम बोलने लगता है। भले ही वह उसका अर्थ नहीं जानता लेकिन बोलता है। आप सड़क पर जा रहे हैं, चौराहे पर रेड सिग्नल हो गया, लाल बत्ती जल गई, आप रुक गए। येलो सिग्नल हो गया, इसका मतलब आप धीरे से चलने के लिए तैयार हो जाइए, या चल रहे हैं तो रुक जाइए। और ग्रीन सिग्नल होते हुए तुरंत चौराहा पार कर लीजिए। ये कोई बोल करके नहीं बताता कि आप चलिए, अब आप रुक जाइए। ये संकेत हैं और इन संकेतों से हम समझ जाते हैं और ये संकेत सबको मालूम है। तो संकेतों के माध्यम से जब कोई बात कही जाती है, जब कोई बात बताई जाती है, जब कोई विचार व्यक्त किए जाते हैं, तब उसको सांकेतिक भाषा कहते हैं। सांकेतिक भाषा का अपना अलग महत्व है, किंतु हमारे व्याकरण में इसका बहुत अध्ययन नहीं किया गया। हमें व्याकरण में जो अध्ययन करना है उसमें सांकेतिक भाषा शामिल नहीं है। तो सांकेतिक भाषा में पशु पक्षियों की भाषा शामिल है, जानवरों की भाषा शामिल है, और हम जो कृत्रिम संकेत व्यक्त करते हैं वह भाषा का स्वरूप शामिल है। एक भाषा और है गुप्त भाषा। गुप्त भाषा क्या है? जैसे किसी ने सीबीआई में जो उपयोग होते हैं, हमारे सरकारी गोपनीय संस्थाओं में
गुप्तचर विभाग में सांकेतिक गुप्त भाषा का प्रयोग किया जाता है। गुप्त भाषा में कैसे बोलते हैं, कैसे लिखते हैं, उसमें कुछ संकेत चिन्ह बनाए जाते हैं। किसी देश का झंडा लगा दिया, किसी जानवर का चित्र बना दिया, और किसी बर्तन का, किसी पात्र का चित्र, यानी चित्रों के माध्यम से या कुछ ऐसे वर्णों के अव्यवस्थित क्रम से। जैसे राम लिखना है, राम आता है तो उन्होंने लिखा म का ता, कुछ इस तरह के बना लिए और फिर उसको वो डिकोड करते हैं। डिकोड करते माने उसको खोलते हैं, तो जो संदेश देने वाला है और जहाँ तक संदेश पहुँचाया जाने वाला है, वे दोनों ही इसको समझ पाते हैं, अन्य लोग इसको नहीं समझ पाते हैं। गुप्त भाषा की यही विशेषता है। यह भी व्याकरण का विषय नहीं है हमारे। व्याकरण का विषय व्याकरण के विषय में हमारे शामिल हैं लिखित भाषा और मौखिक भाषा। भाषा के कुछ कौशल होते हैं। सीधे सीधे हम भाषा को सुनते हैं, पहले फिर बोलते हैं, फिर लिखते हैं, फिर पढ़ते हैं, और इन चारों प्रक्रियाओं में एक चीज़ सामान्य है। सुनने में भी, बोलने में भी, लिखने में भी, पढ़ने में भी, क्या? समझना। अगर हम कोई व्यक्ति बोल रहा है, भाषा में कोई बात कह रहा है, और सामने वाला व्यक्ति उसे सुन रहा है और समझे ही ना, तो भाषा का कोई अर्थ नहीं रह जाता। तो भाषा में चार चीज़ें शामिल हैं: बोलना, सुनना, लिखना और पढ़ना। और पांचवी चीज़ है जो चारों में कॉमन है, चारों में सामान्य है, वह है समझना। तो इस तरह भाषा के 5 कौशल हो जाते हैं: बोलना, सुनना, लिखना, पढ़ना और समझना। लिपि के विषय में हम पहले बात कर चुके हैं। ध्वनियों का लिखित स्वरूप ही लिपि कहलाता है। यह अलग अलग भाषाओं में अलग अलग प्रकार की है। हिंदी भाषा जिस लिपि में लिखी जाती है और संस्कृत जहाँ से हिंदी भाषा का उद्भव हुआ है, इन दोनों ही भाषाओं की लिपि है देवनागरी। यानी हिंदी भाषा की लिपि को हम देवनागरी लिपि के नाम से जानते हैं। हिंदी भाषा की लिपि को हम देवनागरी लिपि कहते हैं। अंग्रेजी भाषा ABCD जो लिखने का स्वरूप है, उसे हम रोमन लिपि कहते हैं। बांग्ला की लिपि देवनागरी लिपि से मिलती जुलती है, देवनागरी से ही उत्पन्न है, उसे बांग्ला देवनागरी कहते हैं। असमिया देवनागरी असम की भाषा को कहते हैं। तो इस तरह से अलग अलग भाषाओं की अलग अलग लिपियां हैं। अब आप देखिए, अगर इंदिरा कहा गया लिखने को, कोई शिक्षक आता है और श्यामपट्ट पर लिखने को कहता है बच्चों से एक एक करके कि आप इंदिरा लिखिए, तो जो हिंदी भाषा भाषी विद्यार्थी है, वह छोटी ई ऊपर बिंदी या आधा न, द छोटी की मात्रा, र बड़ा की मात्रा, इंदिरा लिखेगा। अंग्रेजी में लिखने वाला व्यक्ति वह रोमन लिपि का प्रयोग करेगा, INDIRA लिखेगा। इसी तरह से बांग्ला और असमिया के लोग अपनी अपनी लिपियों में लिखेंगे। तो ये अलग अलग लिपियों में भाषा का अलग अलग रूप बनता है। कुछ आप और जानकारी के लिए आपको हम बताना चाहेंगे। हिंदी संस्कृत देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अंग्रेजी, फ्रेंच, पोलिश, जर्मन आदि भाषाएं रोमन लिपि में लिखी जाती है। उर्दू, अरबी, फारसी, अरबी और फारसी लिपि में लिखी जाती है। चीनी लिपि, चीनी भाषा की लिपि मंदारिन है। पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। दोस्तों, आज
के लिए बस इतना ही। आपको अगर ये कक्षा अच्छी लगी हो तो अवश्य हमें बताइएगा, और कुछ सुझाव देने हो तो सुझाव भी दीजिएगा। आगे हम, ये परिचयात्मक कक्षा थी, थोड़ी सी बातें हमको आपको बतानी थी, आपसे हमारा तादात्म्य स्थापित होना था, इसलिए आज यहीं पर हम विराम करते हैं। शेष अगली कक्षा में।